हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपको स्वागत है निभा पीसीएस पे। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग एसएससी सीजीएल जिसका एग्ज़ाम 2024 में होना है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं। तो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज में आज हम लोग सेट नंबर 5 करेंगे। इससे पहले हम लोग सेट 4 तक कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बार ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज के क्रम में आज हम देखते हैं इस सेट का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि बैक स्टिक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है। तो जो बैक स्टिक शब्द है वह हॉकी खेल से संबंधित है। अगर हम हॉकी की बात करें तो प्रत्येक टीम में 11 प्लेयर होते हैं और इस खेल से संबंधित कुछ अन्य शब्द हैं जैसे बुली, स्कूप, ड्रिबल और डियोस। ये सारे शब्द हॉकी से संबंधित है। अगर ऑप्शन ए हम बास्केटबॉल की बात करें तो बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में 5 प्लेयर होते हैं। प्रत्येक टीम में 5 प्लेयर होते हैं। अगर हम बैडमिंटन की बात करें तो इसमें 1 या 2 प्लेयर होते हैं और इससे संबंधित कुछ शब्द है। जैसे हम बात करें बैडमिंटन का है दोस्तों, ये बैडमिंटन का है, 1 और 2 प्लेयर होते हैं। और इससे संबंधित कुछ अगर शब्द की बात करें तो यह डबल डच, स्मैश, लॉ, नेट, ड्यूस, ईटीसी, इतने सारे शब्द बैडमिंटन से संबंधित है। अगर हम वॉलीबॉल की बात करें तो वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम में 6 प्लेयर होते हैं। प्लेयरों की संख्या 6 होती है। इससे संबंधित कुछ अगर शब्द की बात करें तो स्मैश, डबल हिट, नेट, फॉल्ट, ईटीसी, ये सब शब्द बास्केटबॉल से संबंधित है। तो एक क्वेश्चन से इतने सारे फैक्ट्स को याद रखना है। देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर में है कि खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो खालसा पंथ के उपलक्ष्य में पंजाब में बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है। अगर हम बात करें खालसा पंथ की तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 1699 में किया गया था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म पटना में हुआ था। तो इतने फैक्ट्स गुरु गोविंद सिंह से याद रखना है। अगर हम लोहड़ी त्यौहार की बात करें तो लोहड़ी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश इत्यादि राज्यों में मनाया जाता है और यह लोहड़ी पर्व जो है वह मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। एक दिन पहले मनाया जाता है। अगर हम बात करें तीज का तो तीज का जो त्यौहार है दोस्तों वह गुजरात, राजस्थान, बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा इत्यादि स्टेट्स में मनाए जाते हैं। इतना याद रखना है। देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में है कि भारत में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए किस विषय पर निर्णय लिया गया। तो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो था दोस्तों उसका जो लक्ष्य था वह था सतत विकास लक्ष्यों की प्रापूर्ति के लिए योग, यानी कि सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए योग का यह थीम था। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव 2014 में नरेंद्र मोदी के द्वारा संयुक्त राष्ट्र सभा में रखा गया था और पहली बार योग दिवस 2015 में फर्स्ट टाइम मनाया गया था दोस्तों 2015 में। और एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। स्वयं और समाज के लिए योग, इसी थीम के साथ 2024 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। देखिए 4 नंबर में है कि बिना बूझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र, जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना को हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। इसका सूत्र CaO होता है। अगर बुझा हुआ चूना की बात करें कि बुझा हुआ चूना तो बुझा हुआ चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों, वह होता है CaOH का होल ट्वाइस। इसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड। देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर में है कि किए गए कार्य की इकाई क्या है। तो किए गए कार्य की इकाई को हम लोग जूल में नापते हैं, यानी कार्य का SI मात्रक जूल होता है। अगर वाट की बात करें तो यह पावर शक्ति का SI मात्रक होता है। अगर हम बात करें डेसिबल का, तो डेसिबल जो है दोस्तों वह साउंड का है, साउंड यानी ध्वनि का। एम्पियर की बात करें तो यह विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट है। अगर हम लोग कुछ SI यूनिट की बात करें, जैसे शक्ति का वाट, आवेश का कूलम्ब होता है, ताप का SI मात्रक केल्विन होता है, विभव या विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक kWh होता है, किलोवाट घंटा। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगर हम बात करें विद्युत धारिता का SI मात्रक, तो फैराडे होता है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है। आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है। तो ऐसे ही कुछ SI यूनिट्स को करके ही एग्जाम में जाना है। देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किस साइट पर नहीं परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, यानी परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ नहीं है। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र विजयवाड़ा में नहीं है। नरौरा परमाणु संयंत्र जो है दोस्तों वह यूपी में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, और रावतभाटा राजस्थान में है, और कलपक्कम जो है दोस्तों याद रखिएगा, कलपक्कम वह तमिलनाडु में है। तो इतने सारे परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम याद रखना है। दोस्तों, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है और हम करंट से अपडेट करके सारे क्वेश्चंस को आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन ने निस्वार्थ कर्म के आदर्श पर बल दिया, डैश समाज सेवा के माध्यम से, और उन्होंने मोक्ष के लिए बल दिया था। अगर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बात करें तो इनकी स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। तो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किए थे। वह अपने गुरु स्वामी श्रद्धानंद के याद में उनको समर्पण के लिए किए थे। देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है दोस्तों वह 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। उन्हीं के जन्म दिवस के दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें 15 अगस्त की, तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें 31 अक्टूबर को, तो 31 अक्टूबर को एकता दिवस भी मनाया जाता है, और राष्ट्रीय संकल्प दिवस भी 31 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय संकल्प दिवस
और एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। बात करें 14 नवंबर को, तो 14 नवंबर को बाल दिवस यानी चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। अगर चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है 14 नवंबर को, तो टीचर्स डे की बात कर ले, तो टीचर्स डे जो होता है दोस्तों, वह 5 सितंबर को मनाया जाता है। देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? तब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम वंश के द्वारा किया गया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। विजयनगर साम्राज्य पे दोस्तों 4 राजवंशों ने शासन किया था। इस 4 राजवंश में पहला है संगम वंश, दूसरा है सालू वंश, तीसरा है तुलुप वंश और चौथा है अराबिडू वंश। दोस्तों अगर आपको नहीं याद रहेगा तो इसका ट्रिक याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य के शासकों का ट्रिक कि कौन पहले आया था। संगम सतुआ गांव का एकदम ट्रिक है दोस्तों, एकदम माइंड में फिट हो जाएगा। संगम सतुआ। तो देखिए, संगम से संगम वंश हो गया, स से सालुब वंश हो गया, तू से तुलुप वंश हो गया, आ से अराबिडो वंश हो गया। तो इतने को आपको याद रखना है। अगर विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय शासन किए। तो उस कृष्णदेव राय के युग को विजयनगर साम्राज्य में साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। और विजयनगर साम्राज्य में जो कृष्णदेव राय थे दोस्तों, उनके दरबार में अष्टदिग्गज, बहुत इम्पोर्टेंट है, अष्टदिग्गज रहा करते थे। ये अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे। क्या थे दोस्तों? तो 8 तेलुगु कवि थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वायुदूत एयरलाइंस की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में वायुदूत एयरलाइंस की स्थापना 1981 में हुआ था। ये एयरलाइंस जो है दोस्तों, इट इज़ अ ज्वाइंट वेंचर बिटवीन इंडियन एयरलाइंस एंड एयर इंडिया। ये एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के बीच ज्वाइंट वेंचर है। अगर हम बात करें 1971 की, तो 1971 में एक महत्वपूर्ण बात याद रखना है कि 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का गठन हुआ था। किसका हुआ था दोस्तों? बांग्लादेश का। तो इसे याद रखना है। अगर हम लोग 1969 की बात करें तो इसरो की स्थापना 1969 में 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुआ था। इसरो की अगर हम संस्थापक की बात करें तो विक्रम साराभाई को इसरो का संस्थापक माना जाता है। वर्तमान में इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ है। नाम जरूर याद रखिएगा दोस्तों, करेंट से अपडेट करके बता रही हूँ। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ है। इसरो का अगर हम हेड क्वार्टर की बात करें कि हेड क्वार्टर कहाँ है, तो हेड क्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। तो इतने याद रखना है। अगर हम लोग बात करें 1991 में, तो 1991 में ही सोवियत संघ, जिसको हम लोग USSR कहते हैं, सोवियत संघ का विघटन 1991 में ही हुआ था। USSR 15 छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया था। देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है कि पानी, हवा और बर्फ जैसे विभिन्न कारकों द्वारा भूदृश्य को घिस जाने को क्या कहते हैं? तो भूदृश्य के घिस जाने को अपरदन कहते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, कोई नदी है, ये नदी है, तो नदी का जो यह पानी है दोस्तों, तो नदी तो पानी से ऐसे बह रही है, स्पीड में फ्लो कर रही है, तो नीचे से जो मिट्टी का जो अपरदन, जो मिट्टी कटती छटती है दोस्तों रगड़ के कारण, उसी को हम लोग अपरदन कहते हैं।
और यही अपर्दन होकर नदी में जो गाद जमा होता है उसी को नदी क्या करती है, निक्षेप कर देती है। तो निक्षेपण के कारण जब नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने लगती है तो वहीं पे क्या करती है, वही निक्षेपण के कारण डेल्टा का निर्माण करती है। और डेल्टा जो होता है दोस्तों वह काफ़ी उपजाऊ होता है, इसमें अच्छी फसल उपज होती है। ऐसे भी भारत में सबसे अधिक उपज जलोढ़ मिट्टी एलुवियल सॉइल में ही होता है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ की पानी आ जाते हैं जिसको जलोढ़ मृदा कहा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि जून 2022 में केंद्रीय परिषद कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह करेंट का क्वेश्चन है दोस्तों, नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता को 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो सरोद सम्राट के नाम से अमजद अली खान को जाना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यह सरोद से संबंधित है। अगर हम बात करें पंडित रविशंकर, तो पंडित रविशंकर जो है दोस्तों वह सितार वादक हैं। क्या है? सितार वादक। और अमजद अली खां को जो सरोद वादक है इनको 1991 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण की बात करें तो इसकी स्थापना 1954 में भारत रत्न की स्थापना के साथ साथ पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण की भी स्थापना किया गया था। अगर हम किशन महाराज की बात करें तो किशन महाराज जो है दोस्तों वह तबला वादक है, यह तबला से संबंधित है। देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय अनुमान के तरीके में से एक नहीं है? यानी राष्ट्रीय आय की गणना की विधि। तो राष्ट्रीय आय को 3 गणना विधि से ज्ञात किया जाता है, व्यय विधि, आय विधि और उत्पाद विधि। उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि ये राष्ट्रीय आय की गणना की विधि है। राष्ट्रीय आय की गणना की राष्ट्रीय आय की गणना CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में है कि संसद शब्द का अर्थ है। संसद शब्द का अर्थ राष्ट्रीय विधायिका है। संसद की अगर हम बात करें तो संसद की चर्चा आर्टिकल नंबर 79 में किया गया है। दोस्तों संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो राज्यसभा की चर्चा संविधान के आर्टिकल 80 में है और लोकसभा की चर्चा संविधान के आर्टिकल 81 में है। संसद की अगर बात करें तो संसद के 3 प्रमुख अंग होते हैं। सदन 2 होते हैं लेकिन इनके अंग जो है वह 3 होते हैं। अब ये 3 अंग कौन कौन है दोस्तों? तो 3 अंग है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जिसको प्रेसिडेंट बोलते हैं। ये 3 से मिलकर संसद बने होते हैं। देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पोषण स्तर में सुधार के लिए राज्य की सभी आंगनबाड़ी में बच्चों को दूध और अंडे उपलब्ध कराने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया है। तो यह केरल राज्य केरल स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों वह अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रत्येक बच्चों के लिए दूध और अंडे को उपलब्ध कराने के लिए महिला बाल एवं विकास विभाग की परियोजना का उद्घाटन किया है। तो यह केरल स्टेट में किया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा एक ऊंट संस्करण और विकास नीति की घोषणा की गई है। तो यह ऊंट संस्करण और विकास नीति की घोषणा राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। एक ऊंट महोत्सव होता है दोस्तों, यह भी राजस्थान में ही मनाया जाता है और पुष्कर मेला भी राजस्थान में ही लगता है, पुष्कर मेला, तो याद रखिएगा। और ऊंट का जो मेला लगता है दोस्तों वह बीकानेर में लगता है। देखते हैं 18 नंबर।
18 नंबर में है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष भी था। तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष यह प्रणब मुखर्जी थे। अगर हम योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग की स्थापना योजना आयोग की अगर हम बात करें दोस्तों तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। वर्तमान में योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया गया है। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। वर्तमान में भी नीति NITI नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे और वर्तमान अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी ही हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं, तो याद रखना है। देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर में है कि गोल्गी उपकरण में परिकव्य चेहरा है। तो गोल्गी जो उपकरण होता है दोस्तों, तो उसमें जो चेहरा है वह उत्तल, याद रखिएगा। देखिए एक खोखले जो क्या कह सकते हैं दोस्तों, एक खोखले जो लेंस होते हैं उसमें 2 पार्ट्स में इसको बांट देते हैं। तो एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस का उपयोग आँख, कान, नाक यानी जितना इंडो काम है दोस्तों, तो वो सब में आंतरिक काम वो सब में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो ये सब के डॉक्टर जो हैं अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। उत्तल लेंस का उपयोग हम लोग वाहन के साइड मिरर में करते हैं। साइड मिरर याद रखिएगा। तो देखते हैं 20 नंबर। राजा राममोहन राय ने एक सुधार संघ की स्थापना की जिसे ब्रह्म सभा के नाम से जाना जाता है, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कर दिया गया। राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया गया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में किया गया था। तो इसको याद रखना है। देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर में है कि डैश पौधे में जाइलम उत्तक का भाग भोजन का संग्रहण करता है। यह जाइलम पेरेन्काइमा के द्वारा पौधे में जो है वह भोजन का संग्रहण करता है। पौधे में भोजन को ढोने का जो काम करता है वह फ्लोएम उत्तक करता है। और जल का जो परिवहन होता है, पौधे में जो जल का परिवहन होता है, जल ढोने का जो काम करता है वह जाइलम के द्वारा किया जाता है। पौधे का जो बाहरी भाग होता है दोस्तों, जिसको हम लोग मान लीजिए कि ये ट्री है, तो ये जो सेल वाल होता है बाहर से दोस्तों, जो थोड़ा हार्ड होता है, तो ये जो सेल वाल जिसको हम लोग कोशिका भित्ति बोलते हैं, तो कोशिका भित्ति जो है दोस्तों वह सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। ये जंतु कोशिकाएं में नहीं पाया जाता है। यह कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। देखते हैं 22 नंबर। 22 में है कि निम्नलिखित में से किस संगीतकार ने अपने एल्बम विट्स ऑफ संसार के लिए 2015 में ग्रैमी जीता। डिक्स ने अफ्रीका के बांसुरी वादक वाल्टर क्लेरमैन के साथ उनका सहयोग से ये जीते थे ग्रैमी अवार्ड। तो ग्रैमी अवार्ड जो है दोस्तों वह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। यह रिक्की केज को ग्रैमी अवार्ड किसे मिला दोस्तों? तो रिक्की केज को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 23 नंबर देखते हैं। 23 में है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा स्थल नहीं पाया गया है। तो हड़प्पा स्थल उत्तराखंड में नहीं पाया गया है। हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921 में दयाराम सहनी के द्वारा किया गया था। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में दोस्तों लोथल है, जो हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र डकयार्ड था, जिसको हम लोग बंदरगाह कह सकते हैं। लोथल जो है दोस्तों वह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर में है कि कोयले का
का एक उदाहरण है। कोयले के जलन का क्या उदाहरण है? तो संयोजन प्रतिक्रिया। संयोजन प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कोयला जलता है। अगर हम कोयले की बात करें तो सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट होता है। एंथ्रासाइट, इसमें कोयला की मात्रा 90 से 95% होता है। देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि संवहन के अधिकारी में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। तो अगर हम लोगों का जो दिया गया है मौलिक अधिकार, उसमें सबसे जो स्ट्रॉन्ग अधिकार है वह क्या है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है दोस्तों, वह भारतीय संविधान के आर्टिकल्स 21 में है, जिसको राइट टू प्राइवेसी के नाम से जानते हैं। जीवन जीने की स्वतंत्रता या निजता के अधिकार भी आर्टिकल 21 को ही कहा जाता है। भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान के आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 1 के अ में है। तो इसको याद रखिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है दोस्तों, वह संविधान के आर्टिकल 12 से 35 के बीच वर्णन किया गया है। अगर हम बात करें मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। यह भारतीय संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार होने के कारण ही भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेट का अंतिम क्वेश्चन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। और दोस्तों, वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत होता है, इसलिए आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। और अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।